ऑलराइट गाइस, दिस इज बिजनेस ए टू से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज केस स्टडी कर रहे हैं। केस स्टडी कौन सी कर रहे हैं? स्पोर्ट्स वाइज लिमिटेड। जब भी केस स्टडी स्टार्ट होती है, शुरू में ही अक्सर वो आपको इसका लीगल स्ट्रक्चर बता देते हैं। लिमिटेड का मतलब क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है। अगर पब्लिक लिमिटेड होती तो पीएलसी लिखा होता है। आगे ज्यादातर केस स्टडी तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जिसके बारे में हम बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं। तो इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि केस स्टडी के अंदर बिजनेसेस को ज्यादातर फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। तो आगे अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो वो पब्लिक लिमिटेड भी कर सकती है, अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को भी बेच सकती है, बनस्बत प्राइवेट लोगों को, अपने जानने वालों के अलावा औरों को भी बेच सकती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है। ईच पैराग्राफ, अच्छा ए2 के अंदर अंडरलाइन नहीं करा करें आप, अंडरलाइन नहीं करा करें केस स्टडी को, क्योंकि अंडरलाइन जब करने पे आते हैं, इवन मैं अगर अंडरलाइन करने पे आता हूं तो मैं सिवाय फॉर दैट ऑफ दी इन इज के अलावा बाकी मैं हर चीज अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि मुझे हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। तो अंडरलाइन करेंगे तो पूरी केस स्टडी अंडरलाइन हो जाती है। ऑलवेज इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप यहाँ समरी लिख दें कि बिजनेस स्टार्ट करा था, 8 साल का एक्सपीरियंस था, यहाँ इकोनॉमी में ये मसला चल रहा है, इस तरह से आप इसकी समरी बनाएंगे साइड में। ऑलराइट, आधे से ज्यादा आंसर A2 के अंदर जो याद रखें, नॉलेज एंड एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतने बड़ा वेटेज नहीं होता उस पर जितना एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन पे होता है। तो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन हम केस स्टडी से उठा के आधे से ज्यादा डेटा लिखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करके अपना डिसीजन लेते हैं। सही याद रखिएगा, आपका आधे से ज्यादा आंसर जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके बनता है। सही, let's start reading it now. Asif and Gauri have always been very keen on sports of all kinds. After several years teaching in secondary school, they decided to form their own activity holiday business called Sportswise. The business organizes activity holiday involving both indoor and outdoor sports activities. ये indoor outdoor sports activity करते हैं, depending on the time of the year. Their main market is schools that wants a fully organized holiday and activity package for group of students. यानी कि ये इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स करवाते हैं, सिखाते हैं, एंड ज्यादातर इनका मेन टारगेट मार्केट क्या है? स्कूल्स है। सही है, मेन टारगेट मार्केट इनका स्कूल्स है। The popularity of the business has grown rapidly and sales data for the last 2.5 years is given in Appendix A. अच्छा, ये क्या है? इंडोर आउटडोर करवाते हैं, मेन टारगेट मार्केट क्या है? स्कूल्स। आर वी क्लियर? अच्छा, बिजनेस काफी रैपिडली इनका ग्रो हो गया है। दिस इज द समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। इस तरह से आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे साइड में। सही है, जब अपने पास लिखना होगा। अच्छा, अब ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। Rapid economic growth has increased consumers' income. Economic growth हुई है, consumer की income बढ़ी है in recent years, and the holiday industry and activity holidays in particular has seen a substantial increase in demand. इससे demand बढ़ी है, लोगों की income बढ़ी है. There are reports in the financial press that government is considering taking action to prevent inflation from rising too rapidly. अगर बहुत ज़्यादा कंट्री में स्पेंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कंट्री में स्पेंडिंग हो रही है, तो कंट्री के अंदर हर कोई चीज़ें खरीद रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो दुकानदार प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे। तो हर कोई अगर इस तरह से प्राइस बढ़ाएगा तो पूरी कंट्री में क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगी। द प्रेडिक्शंस आर दैट इंटरेस्ट रेट्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस विल राइज। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने होंगे ताकि लोगों का पैसे कम बचें, लोग कम खर्च करें, प्राइसेस ना बढ़ें। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये, प्राइसेस ना बढ़ें। जब टैक्सेस बढ़ेगा क्या होगा? स्कूल्स के पैसे कम होंगे। अच्छा, एंड डायरेक्ट टैक्सेस विल राइज एंड देयर विल बी अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स सच एज हॉस्पिटल्स, इससे तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा इस कंपनी को, एंड स्कूल्स, इससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, आसिफ is responsible for marketing and he has recently contacted a college to sell some activity courses for its students. The teacher in charge wants to book some outdoor sports activity courses for a large group but is not prepared to pay the price Asif has said. Asif said the price $15 per student per day on the basis of full cost plus markup. जो भी cost आएगी उसके ऊपर अपना markup करके 15 रखा है। The college is only able to pay $12
per student per day and Asif does not know whether to accept the contract, क्या कहते हैं, उसको accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब इसको ऊपर लेके जाने में देखना चाहिए, कॉस्ट कवर हो रही है तो एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ही कम होगा। ऑलराइट, द कंपनी एम्प्लॉइज 10 स्टाफ, छोटी कंपनी है, बढ़ते बढ़ते अपने आप को कॉम्प्रिहेंड करवाते रहो केस स्टडी में हो क्या रहा है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन उठा के यहीं से उठा के एक पॉइंट को एनालाइज करना होगा। द कंपनी एम्प्लॉइज 10 स्टाफ, 3 full-time staff, deals with administration, finance and maintenance of equipment. All the other staff are temporary sports tutors who are employed on a 6 monthly contract. सही है, बाकी temporary staff हैं। These tutors are under the direct and close supervision of Asif. Direct and close supervision का मतलब है autocratic style and centralized decision making. Centralized decision making का मतलब है सारे decisions मैं लूँगा, ये centralized decision making है। Autocratic style of leadership क्या है? Strict, बहुत strict leadership style। तो इससे एम्प्लॉय वैसे भागता है, एम्प्लॉय छोड़ के भागता है, मोटिवेटेड फील नहीं करता। सही है। अच्छा, they are reappointed each session, either winter or summer, depending on the level of demand in that year. When the time comes to issue new employment contract, Gauri often finds that the tutor have found other jobs. यानी कि कुछ पता ही नहीं होता कब हायर करना है, कभी समर कभी विंटर, और जब ये वापस जाते हैं लोगों से पूछने के अच्छा अब हम आपको वापस हायर करें, उनको कोई और जॉब मिल चुकी होती है। So she is forced to advertise for replacement staff. All tutors are paid a weekly wage plus a bonus worked out on commission from the sale of any sports wear that the center stocks for students or teachers. Recently, there has been reports from schools that some sports tutors were unhelpful, बहुत बुरी चीज हो रही है because इनका नाम खराब होगा, and ended activities earlier than planned. जो आपने प्लान किया उससे जल्दी उन्होंने एक्टिविटी खत्म कर दी। Also, there has been an increase in absenteeism among tutors and this has led to cancellation of some activities at short notice. बहुत short notice पे 3 घंटे बाद एक्टिविटी शुरू होने वाली है, बोल दिया आज नहीं आएंगे हम लोग, तो इससे क्या होगा, नाम खराब होगा इनका। अच्छा, इनको कमीशन मिलता है किस चीज़ पे? कोई भी अगर स्पोर्ट्स वेयर बिकता है, आसिफ एंड गौरी जो स्पोर्ट्स वाइज है, इनके जब भी ये स्पोर्ट्स स्टार्ट करने जाते होंगे तो मेरे ख्याल से सबसे पहले लोग बोलते होंगे हमारे पास ये चीज़ें, बैट है, बॉल है, हमारे पास ये क्या कहते हैं गियर्स हैं, ये शूज़ हैं हमारे पास खरीदने हैं, क्योंकि जब ये बेचेंगे इन चीज़ को इनको कमीशन मिलेगा। वो ये बेच के पैसे अपने लेके फिर एक्टिविटी को जल्दी खत्म कर देते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता पूरी एक्टिविटी में, तो उनको टाइम रेट भी देना चाहिए और एम्प्लॉइज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एज विद एनी स्मॉल बिजनेस, हमने वैसे पहले देख लिया था 10 एम्प्लॉइज हैं, इट्स स्मॉल बिजनेस, इसने यहाँ भी बोल दिया इट्स स्मॉल बिजनेस। कंट्रोल ओवर कैश एंड वर्किंग कैपिटल हैज प्रूव्ड टू बी vital for the success. The lengthy illness of sports finance administrator is now, however, leading to serious problem. अब इनका फाइनेंस इनका जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तबीयत खराब है, तो उसकी वजह से they're having problem. एक सेकंड, serious problem. The bank has recently contacted Gauri to inform her of the increasing overdraft. ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हो और हम लोग 1,40,000 बैंक से ले रहे हो, तो 40,000 बैंक अपने पास से हमें दे रहा है लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करता है उस पर। Also, some schools have not paid their accounts for several months. So control over debtors is being lost. अब डेट बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि जितना डेट एज करेगा, एजिंग डेट converts into bad debt. The two owners recognizes that this issue has to be sorted out very quickly, especially as they plan to purchase expensive new sports equipment in the next 2 months. An extract from the accounts of Sportswise is shown in Appendix B. अच्छा, एक मिनट, इसको अब पहले नहीं रोकना। हाँ जी, आगे इसने क्वेश्चन पूछा, मैं अभी इस पे पूछ लेता हूँ। उसने पूछा है कि थर्ड क्वार्टर, ये वाला थर्ड क्वार्टर की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? सही है। अब आप एक बात बताएं, पहले और दूसरे में फर्क क्या आ रहा है? 5। इसमें कितने का आ रहा है? 10। सही है। इसमें चेन टूट रही है क्योंकि अगर आप नोटिस करें दूसरे तीसरे का ट्रेंड निकालते हैं, चले हमें तो यहाँ तीसरे का निकालना है, दूसरे तीसरे का 10 नहीं, यहाँ दूसरे तीसरे 20, तो यहाँ 30 होना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है, पहला
तीसरे वाले में जाके कितना हो जाता है, पहला क्वार्टर डबल हो जाता है 50। ट्रेंड निकालना है आपको, क्या ट्रेंड चल रहा है सर। पहला तीसरे में जाके डबल हो गया, 60 हो गया, तो ये पहला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और वी क्लियर विद द आइडिया। उसने कहा आगे इसमें बोला कि कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जो भी पहला क्वार्टर होता है तीसरे में आके वो चीज पहला क्वार्टर डबल हो जाती है, सही है। आर वी क्लियर विद दिस। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सही है। ये स्टॉक 7,000 का है, डेटर जो इनके पास पैसे आ रहे हैं 40,000 का है, कैश इनके पास 1,000 है, करंट लायबिलिटी 32,000 है, कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है $175,000। Suggest possible reasons for the low level of motivation of sports tutor at Sports Wise Limited। क्यों ये लोग लो मोटिवेशन है कहते हैं, सही है। अब इसको मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। K1 लो मोटिवेशन पहले डिफाइन करना है, लेस इंटरेस्टेड इन वर्क, सही है, लेस इंटरेस्टेड इन वर्क। अच्छा, रीजन क्या है, क्यों लो मोटिवेशन है। स्मॉल बिजनेस है, ग्रोथ के चांसेस नहीं है। स्मॉल बिजनेस से क्या होगा, लेस ग्रोथ, सही है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लेस जॉब सिक्योरिटी, तो इनकम क्या कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल इनकम, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी इनकम वो खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इसने बोला था ऑटोक्रेटिक, डायरेक्ट एंड क्लोज सुपरविजन। ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज भागेंगे। डिस्कस हाउ द ओनर्स माइट इंप्रूव मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट ट्यूटर्स। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कैसे होगी, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एट वर्क, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एट वर्क। ये मैं थोड़ा कंसाइज लिख रहा हूं, जब एक्सपैंडेड लिखेंगे, मोटिवेशन इज द प्रोसेस इन विच अ फर्म इंक्रीजेस द इंटरेस्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एट वर्क, सही है। अब मुझे किस किस तरह से मोटिवेशन बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि हाईलाइट ग्रोथ चांसेस। आप बताएं कि कंपनी कितनी हम ग्रो करना चाहते हैं ताकि उनका भी इंटरेस्ट लगे, वो कंपनी को वहां तक पहुंचाएं। इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी, सही है। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फिर इसके बाद क्या करें इनको, टीम वर्किंग। फिर उसके बाद क्या करें, जल्दी एक्टिविटी एंड कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या, टाइम रेट, हर पॉइंट को जस्टिफाई करना है। टाइम रेट टू प्रिवेंट एक्टिविटी एंडिंग बिफोर टाइम, वक्त से पहले ताकि एक्टिविटी एंड ना हो, सही है। और क्या कहते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि इट्स इन कंक्लूजन ये है क्या, सर्विसेज बिजनेस, स्टाफ मोटिवेशन डायरेक्टली किस चीज से लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड विद एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, वरना बिजनेस की एफिशिएंसी खराब होगी, शटडाउन की तरफ चला जाएगा। एनालाइज एंड कमेंट ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। याद रखें, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, लिक्विड क्या होता है, पानी लिक्विड है, सही है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जब हम बिजनेस के अंदर क्या चीज लिक्विड होती है, करंट एसेट लिक्विड होता है, फॉरेन वो कैश के फॉर्म में रेडी है, एंड करंट लायबिलिटी फॉरेन पे करनी है। तो लिक्विड क्या चीज है जो फॉरेन आपके हाथ में है, रेडी है, कैश या करंट एसेट्स, एंड करंट लायबिलिटी फॉरेन पे करनी है। तो दीज आर लिक्विड थिंग्स। करंट एसेट इज व्हाट यू ओन एंड करंट लायबिलिटी इज व्हाट यू ओ, जो आपको फॉरेन पे करना है। व्हाट शुड बी ग्रेटर, व्हाट यू ओन शुड बी ग्रेटर देन व्हाट यू ओ। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन में B1 में
B1 के अंदर हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स into cash. Say to convert its assets into cash for paying its debts or meeting its expenses. अच्छा, लिक्विडिटी की अगर हम एक और भी डेफिनेशन लिखें, लिक्विडिटी क्या चीज है? कंपैरिजन ऑफ करंट एसेट, पूरा लिख देता हूं, करंट एसेट अगेंस्ट करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट कितने कंपेयर करा जाता है। तो वैसे जनरली होना क्या चाहिए? करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, तो क्या है? गुड लिक्विडिटी, गुड लिक्विडिटी। अच्छा, फिर लिक्विडिटी का मेन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके कहते हैं प्लीज मुझे रेड नया मार्कर दे दें, यही वाला रेड मार्कर नया दे दें, ये वाला इस कैटेगरी। अच्छा, फिर इसके बाद करंट एसेट कितना था? केस स्टडी में आपको नजर आ रहा होगा जो स्टॉक है 7,000 का, ये भी करंट एसेट है, फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर 40,000, सही है, तो कितना हो गया? 7,000 और 40,000 47,000। कैश कितना है हाथ में? 1,000 48,000। तो 48,000 आपके पास, 48,000 आपके पास डॉलर करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी आपको कितनी है? 32,000 उसने बोला है, वहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32 40 इसमें 1 पॉइंट, हमारा क्या आंसर आ रहा है? 48 को डिवाइड करें 32 से 1 पॉइंट, अभी फॉर द टाइम में 48,000 डिवाइड बाय 32,000 या 48 डिवाइड बाय 32 करें 1.5:1, यानी कि आपका जो करंट एसेट है वो 1.5 डेढ़ गुना है, 150% है कंपेयर टू योर लायबिलिटी। इस टू 1 हमेशा लगा दिया करें, ये यानी कि इस टू 1 इसका मतलब जो 1.5 है, यानी कि आपके पास योर एसेट इज 1.5:1। आइडियल रेशियो वैसे होता कितना है? आइडियल रेशियो वैसे होता कितना है? 1.5:1 और 2:1 डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। जैसे टीचिंग बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस, इसके तो 1.5:1 में से आइडियल होगा। फास्ट फूड बिजनेस, उनको अपने पास फॉरेन कैश अपने पास रखना होता है, उनको 2:1 उनका हो सकता है। अच्छा, इसका अच्छा है, यानी कि अब आप क्या कहते हैं? गुड लिक्विडिटी, है ना? लेकिन गलत। गुड लिक्विडिटी तो हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन में इवैल्यूएशन इसकी है, मैं बोलूंगा इवैल्यूएशन में बोल रहा हूँ। नोटिस करिए 48,000 बन किस चीज से रहा है? मेजर 40,000 तो इसमें डेटर्स हैं, और वैसी केस स्टडी ने बोला है कि दे आर लूजिंग कंट्रोल ओवर डेटर्स बिकॉज ऑफ द लेंथी इलनेस ऑफ द फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब यहां देखें, मेजर करंट एसेट किस चीज से बन रहा है? डेटर 40,000 है ना, हेंस लूजिंग कंट्रोल ओवर डेटर, तो क्या होगा? बैड डेट। जब ये बैड डेट होगा, पैसे खा गए लोग आपके, तो 40,000 लेट्स सपोज पूरी खा गए 40,000, तो आपको कितना बचा? 7,000 स्टॉक में बचा, आपके पास 1,000 कैश इन हैंड बचा, 7 आपको 8,000 रुपए बचे सिर्फ। कहाँ 8,000 और कहाँ 32,000? तो इसमें क्या होगा? इफ बैड debt increases, the liquidity would show a worst picture, क्योंकि
क्योंकि आपके करंट, क्योंकि इसमें क्या होगा, करंट लायबिलिटी ग्रेटर हो जाएगी करंट एसेट से उस केस में, जो आपको करंट एसेट इतना नहीं। आर वी क्लियर विद दिस? फिर इवैल्यूएट टू वेज इन विच द बिजनेस कुड इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो पोजीशन। क्या दो ऐसे इवैल्यूएट करना है, दो मेथड्स, B2 सही है। क्या दो मेथड्स, सर मुझे रेड वाला दे दो, सिर्फ अभी रेड वाला चाहिए। अच्छा, अब इसने क्वेश्चन में पूछा है क्या दो तरीके हैं जिससे कैश फ्लो इंप्रूव करा जा सकता है, ठीक है। तो एक मिनट, कैश इवैल्यूएट टू वेज द बिजनेस कुड इंप्रूव इट्स कैश फ्लो पोजीशन। सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा कैश फ्लो पोजीशन होती क्या है। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो पोजीशन shows the inflows and outflows of funds from the business and to the business. So from the business and to the business. अच्छा, पूरी कहानी में कैश फ्लो पोजीशन इंप्रूव कैसे करी जाएगी, इंप्रूव कैसे हो सकती है? बाकी भी चेंज कर देता हूँ मैं मार्केट, बाकी तीन सही। अच्छा, इंप्रूव कैसे करी जा सकती है? इनफ्लो बढ़ाएं, आउटफ्लो कम करें। क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे पास इनफ्लो बढ़े, कैश सेल्स कर दें? एक मेथड तो ये हो गया भाई कैश फ्लो इंप्रूव करने का। इससे एडवांटेज क्या होगी? इवैल्यूएट करना है इस पॉइंट की भी अच्छाई बुराई। अच्छाई क्या है? इनफ्लोज इंक्रीज होंगे। एक और अच्छाई क्या है? नो बैड डेट, क्योंकि उधार पे रुक ही नहीं रहे, नो बैड डेट, सही है। बुराई क्या है जब कैश सेल्स होगी? कैश डिस्काउंट देना होगा। दूसरी बुराई क्या है? लेस सेल्स। हर कोई थोड़ी कैश में खरीद सकता है। तो इस पूरे पॉइंट को आपने इवैल्यूएट कर लिया, यानी पॉइंट बताया, उसकी अच्छाइयां बुराइयां बताई आपने। फिर इसी तरह दूसरा मेथड हम क्या यूज करें? फर्स्ट, सेकंड मेथड हम क्या करें? इसके अंदर बैंक लोन, बैंक से लोन ले लो, इससे भी कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। इससे क्या है? इनफ्लोज इससे भी इंक्रीज हो जाएंगे। इससे एक और एडवांटेज क्या है? इंस्टेंटली अवेलेबल। बुराई क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी। बैंक लोन में क्या होगा? लायबिलिटी या गियरिंग इंक्रीज होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ जाएगी बिजनेस के ऊपर। तो ये है। फिर इसके बाद इसमें इवैल्यूएट करा था, तो हैशटैग बेस्ट वाला वैसे कौन सा है? आप क्या करें? कैश सेल्स। वैसे ही बिजनेस छोटा है, कैश सेल्स को यूज करें। सही है, ये आपकी सही। Are we clear with this? अब उसमें क्या है? C1, explain briefly how the sales in Appendix A could be used to obtain the sales forecast for Sportswise Limited for Q3. No calculation needed. C1 सिंपल है। क्या आंसर दिया था मैंने? 80,000, because every first quarter doubles in third क्वार्टर। बाकियों का एग्जाम्पल बता दिया। पहला वाला 30 का था, फिर 60 हुआ, ये वाला इतने का था, इतना हुआ, तो ये इतने का हो गया। ये इस तरह से हम इसको आंसर करेंगे। फिर इसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट माइट सेल्स फॉरकास्ट बी यूजफुल फॉर स्पोर्ट्सवाइज? C2। सेल्स फॉरकास्ट पहले बताएं होता क्या है? सेल्स फॉरकास्ट क्या होता है? सेल्स फॉरकास्ट पहले हम डिफाइन करेंगे। सेल्स फॉरकास्ट इज द फ्यूचर प्रेडिक्शन of sales that a business is likely to incur in the near future. Is likely to incur in the near future. ठीक है? Is likely to incur in the near future. That's sales forecast. Future prediction कि आगे सेल कितनी होगी। सही है?
अच्छा, सेल्स फॉरकास्ट इस कंपनी के लिए अच्छा क्यों होगा? सेल्स फॉरकास्ट से क्या पता चल सकता है? फ्यूचर मार्केट शेयर, भाई इतनी सेल होगी तो इतना मार्केट शेयर होगा। फिर इसके बाद फ्यूचर कैश फ्लो, कैश फ्लोज बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मैन पावर प्लानिंग, यानी कि मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कितना लेबर चाहिए होगा। फिर इसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट, सही है, स्टॉक को मैनेज कैसे करा जाएगा? भाई सेल ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टॉक, कम सेल है तो कम स्टॉक। और क्या कहते हैं सेल्स फॉरकास्ट से क्या? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। और क्या अच्छा है सेल्स फॉरकास्ट की इस बिजनेस को? लेबर हो गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या लॉस कितना है हमारा, ये पता चल सकता है। फिर कंक्लूजन कर सकते हैं कि वैसे ही द बिजनेस इज नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, the business is not moving in the right direction, hence it is advisable that sales forecast should be accurate so that the business can make its planning accordingly. ये इसके क्या कहते हैं कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे towards analyze the factors that Sportswise Limited should consider before deciding whether to accept the new contract from the college at $12. क्या क्या फैक्टर्स उसको देखने चाहिए इससे पहले वो एक्सेप्ट करे कि उसको $12 पे एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्योंकि उसने तो $15 बोला था आसिफ ने। तो ये क्या है? डी के अंदर हम अगर आंसर कर रहे हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले इसमें क्या फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एट $12। सही है, $12 पे एक्सेप्ट करते हैं। सही है, इसके अंदर सबसे पहली चीज इसको क्या देखनी चाहिए? कॉस्ट इज कवर्ड और नॉट, कि कॉस्ट कवर हुई है या नहीं कवर हुई, ये फैक्टर देखना चाहिए। इनको देखना चाहिए इनके पास कैपेसिटी अवेलेबल है भी कैपेसिटी या नहीं। इनको और क्या देखना चाहिए इससे कि पहले एक्सेप्ट करें 12 पे? प्रॉफिट मार्जिन, कितना प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। सही है, फिर इसके बाद इनको ये देखना चाहिए 12 पे एक्सेप्ट करते हुए कि ब्रांड नेम कौन इनसे खरीद रहा है। अगर नाइकी आपसे इन्वेंट्री खरीद रहा है तो आपका बहुत बड़ा नाम है आपके बिजनेस का। सही है, बिकॉज आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं। फिर इसके बाद पेमेंट मोड, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी दे आर हैविंग प्रॉब्लम, कैश सिर्फ बिजनेस में 1000 है। पेमेंट मोड यानी कि कैश और क्रेडिट है तो आई डोंट थिंक दे शुड गो फॉर इट, वैसे दे लूजिंग कंट्रोल ओवर डेटर्स। फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑन मार्केट शेयर, इनके मार्केट शेयर पे क्या होगा? विलिंगनेस ऑफ लेबर, यानी कि लेबर एक्सेप्टेंस वैसे ही डीमोटिवेटेड है, इस पे क्या होगा? तो कंक्लूजन में वैसे ही आप क्या बोलेंगे? considering that the company is having all financial indicators going down, so it's always advisable for the company to opt for it if they are able to cover their cost, अगर वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं। सही है, फिर इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है evaluate the impact on Sportswise Limited of the predicted changes in the government policy। जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो आ रही है उससे इनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, अभी हो क्या रहा है। ये ई क्वेश्चन है। ई क्वेश्चन में क्या है? टू मच नहीं, सबसे पहले तो इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, स्पेंडिंग बढ़ी। स्पेंडिंग जब बढ़ी तो इससे क्या हुआ? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा, इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सही है, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है लेकिन आंसर बिजनेस की लाइफ में हमें करना है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, अब गवर्नमेंट एक्शन क्या होगा इसमें? गवर्नमेंट एक्शन क्या है? गवर्नमेंट का एक्शन है स्पेंडिंग कम करो। गवर्नमेंट एक्शन स्पेंडिंग कम करी जाए। स्पेंडिंग कैसे कम करी जाएगी? हाउ, क्या ऐसा करें स्पेंडिंग कम करें? कौन सी पॉलिसी? स्पेंडिंग मजीद बढ़ाएं या कम करें? कम करें। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं, स्पेंडिंग कम करने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। यूज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी।
सही है। इससे क्या होगा जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेंगे और क्या कौन सी पॉलिसी यूज करें, टैक्स बढ़ा रहे हैं, सही है। अच्छा जो टैक्स बढ़ रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है टैक्स कटने के बाद कम हो रही है। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आपकी स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा। जब चीजों की डिमांड कम होगी, डिमांड फॉर, कंपनी का नाम क्या है, स्पोर्ट्स वाइज कम होगी, सेल्स कम होगी, उसके बिजनेस पे और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेस प्रॉफिट, हो सकता है लॉस की तरफ भी जाए बिजनेस, लॉस, सही है। तो ये इंपैक्ट हो सकता है। अच्छा ये हमने कंज्यूमर पे रख के बात करी। अब हम यही टैक्स को अगर बात करें फर्म पे, ये क्या है, कंज्यूमर, सही है, टैक्स। और यही चीज अगर हम फर्म पे रख के बात करेंगे, फर्म पे टैक्स बढ़ रहा है, दोनों पे बढ़ रहा है। फर्म पे जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगा, लेस प्रॉफिट होगा कंपनी का, लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ये भी मुश्किल हो जाएगा। फिर थोड़ी इंफॉर्मेशन और ऐड करेंगे, कंसीडरिंग दैट द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। उसने और क्या बोला था, टैक्सेस के कितने बढ़ेगा, और उसने एंड एट द सेम टाइम इसमें क्या बोला था, इसने बोला था गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, किस चीज में, हॉस्पिटल, इससे इसके बिजनेस को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड स्कूल्स, इससे इसके बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा। स्कूल्स की जब कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है तो क्या होगा, लेस स्कूल्स विल बी एबल टू अफोर्ड सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स वाइज लिमिटेड, सही है। हेंस यानी कि कंक्लूजन अगर हम बात करें, हैशटैग इन कंक्लूजन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस जो होने वाले विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन Asif's business. Are we clear with this, guys? समझ में आ गया? अब रोकते हैं इसमें।